हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पार्ट 30 कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की रिवीजन कराऊंगी। कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि हरियाणा में कई भर्तियों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और जो पेंडिंग है उनकी भी जल्दी आ जाएगी। तो आप लोग कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। मेरी जीके की वीडियो बहुत डिमांडफुल रहती है, आप लोग बहुत डिमांड करते हो, तो उसके लिए मैंने अब वापस से सीरीज शुरू कर दी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि 29 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये हमारा पार्ट नंबर 30 है। और इस वीडियो में मैं आपको लगभग 70 80 या 100 तक के क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगी। पहले अगर आप लोगों ने ये 29 पार्ट नहीं सुने हैं तो ये 29 पार्ट सुनना, वरना आज की वीडियो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। बस ध्यान इतना रखना है कि जो मैंने सीएम और गवर्नर बताए हैं इनके अंदर वो आज की डेट के अनुसार आप लोग अपडेट ज़रूर कर लेना। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वैसी की वैसी मिलेगी, क्योंकि जो संविधान है उसमें बहुत कम कुछ चेंजेस अगर कोई होना होता है तो संविधान संशोधन होता है, वरना कोई चेंजेस जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 29 पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पार्ट नंबर 30 है। आराम से सुनना, बहुत सारे क्वेश्चन की रिवीजन आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, आपने कुछ याद नहीं करना है, आपने सिर्फ सुनते जाना है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको जीके के पार्ट सुनते जाना है, सिर्फ ऑटोमेटिक जीके आप लोगों को याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई? हमारे भारत में 3 प्रकार की सेना है, आप सबको पता है। जल सेना, थल सेना और वायु सेना। सबको पता है 3 प्रकार की सेना होती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। थल सेना को हम बोलते हैं आर्मी, वायु सेना को बोलते हैं हम एयरफोर्स और जल सेना को बोलते हैं हम नेवी। ठीक है, नेवी होता है हमारा, आर्मी होती है और एयरफोर्स होता है। 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं और इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। और वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। याद क्या रखना है आपको? 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कई बार एग्जाम में आ चुका है, कौन होता है? हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा 52। ये मैंने ट्रिक से आप लोगों को याद करवा रखा है पहले। 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? तो मिनिमम आयु होती है 35 साल। यानी अगर किसी को राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करना है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन और जो मिनिमम आयु होती है वो 35। एलिजिबिलिटी होती है ना, जैसे आप लोग फार्म भरते हो उसकी एलिजिबिलिटी होती है, वैसे इनकी मिनिमम आयु 35 साल की होनी चाहिए। लेकिन इनकी कोई भी रिटायरमेंट आयु नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, इनकी रिटायरमेंट आयु कोई नहीं होती है, लेकिन मिनिमम आयु सभी की होती है। आगे समझ में? एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन लिंक करोगे उतना आप लोगों को जीके अच्छे से रिवाइज भी होगी और याद भी होगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या बनेगा कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895। 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आर्मी डे कब आता है, थल सेना दिवस कब आता है, तो वो 1 अप्रैल को नहीं आता है, वो आता है 15 जनवरी को। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि थल सेना दिवस कब आता है, तो 15 जनवरी को आता है। आगे समझ में? तो इतने क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? यानी एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, और एयरफोर्स डे कब आता है? तो वो भी आता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम है, तो इसमें ज़्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं रखना। तो एयरफोर्स डे आता है 8 अक्टूबर को। आगे समझ में? उसके बाद हमारी कौन सी सेना रहेगी? थल सेना आपको पता चल गई, वायुसेना पता चल गई, जल सेना। तो जल सेना दिवस कब आता है? तो जल सेना दिवस आता है भी 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया जाता है जल सेना दिवस। ठीक है, तो तीनों दिवस आपको जरूर याद रखनी है। थल सेना दिवस कब आता है? 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस कब आता है? 8 अक्टूबर को। और जल सेना दिवस कब आता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है देश का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के आर्टिकल 52 के अंदर वर्णन है। और मिनिमम आयु 35 साल और रिटायरमेंट आयु कितनी चाहिए? तो आपने आंसर टिक करना है नो एज लिमिट। उसमें दिया होगा 58 साल, 60 साल, तो आंसर देना है आपने नो एज लिमिट, यानी कोई भी एज लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कोई भी हो, रिटायरमेंट की कोई भी एज लिमिट नहीं है।
आगे समझ में? तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखनी है। अब आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, आप लोगों ने कमेंट करना है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। अब तीनों सेनाएं हैं तो इनके हेड भी होंगे, इनके प्रमुख भी होंगे। तो हमारे आर्मी चीफ कौन है? तो हमारे आर्मी चीफ हैं एम नरवणे। एम नरवणे जो हैं वो हमारे आर्मी चीफ हैं, यानी मनोज मुकुंद नरवणे। ये वीडियो मैं करंट में बना रही हूँ, तो आज की डेट के अनुसार, यानी ये मैं बना रही हूँ जून में, 18 जून को मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज के अनुसार मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर ये वीडियो आप बाद में सुन रहे हो, 18 जून 2021 को वीडियो बना रही हूँ मैं ये, अगर आप ये वीडियो बाद में सुन रहे हो तो उस टाइम आप लोग करंट में जो भी चीफ है वो जरूर चेक कर लेना, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर चेंज होते रहते हैं, हो सकता है कोई नई अपॉइंटमेंट आ जाए या कुछ भी हो सकता है देश के अंदर, तो उस टाइम आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है? तो हमारे आर्मी चीफ हैं एम नरवणे। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि हमारे नेवी चीफ कौन है और हमारे एयरफोर्स चीफ कौन है। जो भी बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर के लिए सीरियस है, वीडियो को यहीं पोस्ट करिए। पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता तो गूगल पे सर्च करिए, वहाँ जाके चेक करिए। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वहाँ जाके नाम याद करिए और कमेंट में टाइप करिए। ओके, तो होमवर्क है आपका, नेवी चीफ बताना है और एयरफोर्स चीफ बताना है। आर्मी चीफ मैंने आप लोगों को बता दिया कौन है, हमारे एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है? सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन याद करने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 293 से, संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? हम संविधान कर रहे थे, जब मैंने लास्ट 29 पार्ट डाला था तो उसमें मैंने आप लोगों को रिवीजन भी करवाई थी। तो जो संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? चलिए रिवाइज कराती हूँ मैं आपको सारा। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का एक संविधान है जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। हमारे संविधान तैयार तो 26 नवंबर को हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो कि भारत का है वो बनके तैयार हुआ था। याद क्या रखना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है लिखित के अंदर, ठीक है? जो कब बनके तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान बना था, हमारे संविधान में अनुसूचियां, शेड्यूल अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान में जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय चेंज होगा परिवर्तन जरूरी है, ठीक है? और परिवर्तन करने के लिए फिर अमेंडमेंट भी किए जाते हैं और बहुत कुछ ऐड भी किया जाता है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान के अंदर भाग कितने थे? 22 भाग थे। वर्तमान में भी लास्ट वाला चैप्टर तो आज भी 22 है, लेकिन अगर हम सब पार्ट्स को जोड़ दें तो वर्तमान संविधान में भाग कितने हैं? 25 भाग है, ठीक है? मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे। जैसे राष्ट्रपति का अनुच्छेद मैंने अभी आपको बताया था ना, कितना था? 52। वर्तमान संविधान में 465 से ज़्यादा जो है वो अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है? कई बच्चों को लग रहा होगा ये मैं क्या बता रही हूँ, तो ये मैंने सारा कुछ पीछे वाले पार्ट्स के अंदर रिवाइज करवाया है। अगर वो पार्ट्स सुने हैं तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के दिमाग पे प्रेशर नहीं आएगा। अगर नहीं सुने हैं तो जाके सुनिए, तभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है? अब 8 अनुसूचियां हमने कंप्लीट कर ली है। तो संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण, इसका वर्णन कौन सी अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में है। अभी मैंने आपको बताया था मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यानी वर्तमान में अगर 4 अनुसूचियां ऐड हुई है जिसमें 9वीं अनुसूची भी है, तो ऐड करने के लिए कोई ना कोई संशोधन जरूर हुआ होगा। और संशोधन हुआ है तो कब हुआ है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो पहले हम ये 8 अनुसूचियां रिवाइज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे एचएसएससी दे रहे हो, चाहे रेलवे दे रहे हो, चाहे बैंकिंग दे रहे हो, कोई भी पेपर है, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संविधान की पहली अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है संविधान की पहली अनुसूची में। देश का ही उल्लेख होगा ना पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में अब इन राज्यों और यूटी को संभालने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो फ्री में काम थोड़ी करेंगे, उनको वेतन भी देना पड़ेगा। तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख है।
तीसरी अनुसूची में इनकी जिम्मेदारी बनती है तो शपथ का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में पदग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, पहली में राज्य और यूटी का, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। जैसे हमारे हरियाणा में, हरियाणा से हूँ तो हमारे हरियाणा की राज्यसभा सीटें कितनी है, 5 है। वैसे ही हर स्टेट की अपनी राज्यसभा सीट है। तो चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में SC ST का उल्लेख है, जो भी आरक्षण वगैरह का प्रावधान है वो दिया गया है इसमें। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया और 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो भी मामले आते हैं उस पर डिसीजन जो है वो केंद्र सरकार लेगी। राज्य सूची में जो मामले आते हैं उसमें डिसीजन जो है वो राज्य सरकार लेगी, और समवर्ती सूची में जो मामले आएंगे उसमें डिसीजन जो है वो दोनों सरकारें मिलकर लेगी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 8 अनुसूचियां होगी मूल संविधान की। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण है। अब ये अनुसूची अगर बाद में ऐड हुई है तो इसके लिए संशोधन हुआ होगा। तो हमारे संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था, वो भी पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और ये जो अनुसूची है वो संपत्ति के अधिकार के अधिग्रहण से रिलेटेड है। आगे समझ में? तो 9 अनुसूचियां हमने कंप्लीट कर ली है। आप लोगों को याद होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए कि पहली अनुसूची में अपना राज्य और यूटी का उल्लेख है, दूसरी में वेतन का उल्लेख है, तीसरी में शपथ का, चौथी में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, 5वीं में SC ST, 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, 7वीं में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, 8वीं में भाषाओं का उल्लेख है, 9वीं अनुसूची जो पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी उसमें संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण है। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बताए हैं, याद हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान के भाग से रिलेटेड। संविधान संशोधन अभी हमने पढ़ा था, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। वही संविधान संशोधन है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, यानी संविधान में संशोधन कैसे करना है, इसका भी तो एक चैप्टर होगा, कुछ रूल रेगुलेशन हो गए जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो संविधान संशोधन की जो भी प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख संविधान के भाग नंबर 20 में है। यानी हमने संविधान के चैप्टर 20 तक हम पहुंच चुके हैं, जो एक बहुत लंबी जर्नी होती है जो बच्चों को याद नहीं होती है। तो भाग नंबर 20 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब 20 के 20 चैप्टर आप लोगों को टिप्स पे होने चाहिए, मैं फटाफट आप लोगों को रिवाइज कराती हूँ। 20 के 20 चैप्टर हमें याद करने हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 में किसका उल्लेख होगा, आप लोगों को याद भी होना चाहिए और बिल्कुल आसान है, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है भाग नंबर 1 के अंदर। ठीक है, कि भारत है, भारत में राज्य है, यूटी है, इसका उल्लेख भाग नंबर 1 में है। भाग नंबर, अब इन राज्यों में नागरिक रहते हैं तो भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है। आगे समझ में? तीसरा, अब नागरिक, जो भी नागरिक रहेंगे उनके कुछ अधिकार भी होंगे, तो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है कि कोई भी राज्य नीतियां बनाते टाइम किन तत्वों को ध्यान में रखेगा। अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ नीतियां होती हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। भाग नंबर 5 के अंदर संघ का डिटेल में वर्णन, जिस संघ का ऊपर नाम लिखा गया था उसका डिटेल में वर्णन किया गया भाग नंबर 5 में। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनका डिटेल में वर्णन किया गया है कि वो कैसे बनेंगे, क्या उनके अधिकार है, भाग नंबर 5 में। भाग नंबर 6 में राज्य का उल्लेख है, राज्य का डिटेल में, राज्य में जो भी है उनका डिटेल में वर्णन किया गया है। भाग नंबर 7 समाप्त कर दिया गया है, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। भाग नंबर 8 में यूटी का उल्लेख है, यानी केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। भाग नंबर 9 में पंचायत का उल्लेख है। भाग नंबर 9 कै में नगर पालिका का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद भाग नंबर 10 के अंदर उल्लेख है SC ST का। भाग नंबर 10 में SC ST का उल्लेख है। भाग नंबर 11 के अंदर
संघ और राज्यों के बीच में संबंध का उल्लेख है, यानी संघ और राज्यों के बीच में रिलेशन का उल्लेख है भाग नंबर 11 में। अब रिलेशन अच्छे होंगे तो वित्त संपत्ति मिलेगी, यानी भाग नंबर 12 के अंदर वित्त और संपत्ति का उल्लेख है, और वित्त और संपत्ति होगी तो व्यापार भी होगा, यानी भाग नंबर 13 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है उसका उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद है भाग नंबर 14। भाग नंबर 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। जैसे संघ की जो सेवा होती है वो होती है हमारी यूपीएससी, और राज्यों की अपनी अपनी सेवाएं होती है, जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज, और उसके बाद पीसीएस होता है। ये जितनी भी सेवाएं होती हैं उनका उल्लेख किसमें है? भाग नंबर 14 में। भाग नंबर 14 कै में किसका उल्लेख है? अधिकरण का उल्लेख है। भाग नंबर 15 के अंदर जो चुनाव होते हैं यानी निर्वाचन का उल्लेख है, चुनाव कैसे होने हैं, क्या नियम है, वो सब कुछ। भाग नंबर 16 के अंदर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे हमारी संसद के अंदर एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, वर्तमान में एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, अब कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है, लेकिन भाग नंबर 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग नंबर 17 में राजभाषा का उल्लेख है। भाग नंबर 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल है, और राष्ट्रपति शासन है, और वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, भाग नंबर 19 में मिसलेनियस का वर्णन है। ऊपर अगर कोई मामला ऊपर कोई ऐसा मामला है जो ऊपर किसी भी भाग में नहीं जा सकता, उसको भाग नंबर 19 के अंदर शामिल किया जाएगा। और भाग नंबर 20 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, तो 20 तक के चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोगों को रिवाइज करते रहना है, कई बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा, और खुद से करने की जरूरत भी नहीं है, वीडियो सुनिए मेरे साथ साथ, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति यानी कोरम संख्या क्या है? लोकसभा की जो भी मीटिंग होती है, जो भी सत्र होते हैं, उसको आयोजित करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 1/10, यानी जितने मेंबर हैं उनका 1/10 मेंबर अगर आएंगे तो ही लोकसभा की मीटिंग होगी, वरना लोकसभा की मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पता है हमारे देश में एक संसद है, संसद में सदन 2 होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लेकिन अगर पूछे अंग कितने होते हैं तो आपने टिक करना है 3 पे। संसद में 3 अंग होते हैं, जिसमें इंक्लूड क्या हो जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगर अंग पूछे तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन पूछे तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, सबके अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है, सरल की ट्रिक है। स से बनेगा संसद यानी 79, रै से राज्यसभा यानी 80, और लै से लोकसभा यानी कि 81। ठीक है, 79, 80 और 81 ये अनुच्छेद हैं हमारे, ये आपको याद होने चाहिए। और राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना है? तो 52 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है? 52 है। तो ये आप लोगों को अनुच्छेद याद होने चाहिए। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, तो जितना मैं आपको करा रही हूँ वो सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरम संख्या आप लोगों को पता चल गई। उसके बाद है, भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017, यानी जीएसटी डे कब आता है? तो 1 जुलाई को आता है। और जीएसटी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी की फुल फॉर्म है। और जीएसटी का जो पंजीकरण नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो मैन मेड होता है वो कौन सा है? तो वो नाहवा शेवा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाहवा शेवा मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह ही है। मुंबई बंदरगाह पर ओवरलोड को कम करने के लिए ही नाहवा शेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1504 एडी यानी एनो डोमिनी या आफ्टर डेथ, अपना ईसा मसीह के जन्म के बाद के पीरियड को हम ईस्वी कहते हैं। तो 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किसने करी? आगरा जो कि यूपी में है और यमुना नदी के किनारे है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सिकंदर लोदी ने करी थी। ठीक है, आगरा की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने करी थी। सिकंदर लोदी यानी कि लोदी वंश की यहाँ पे बात हो रही है। तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर टोटल 5 वंश आए थे। सबसे पहला वंश कौन सा आया था? भी गुलाम वंश आया था। दूसरा वंश कौन सा आया था? खिलजी वंश आया था। तीसरा वंश आया था तुगलक वंश।
चौथा वंश आया था अभी सैयद वंश, और पांचवा वंश आया था लोदी वंश। ये मैंने आपको याद करा रखे हैं। लोदी वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी को किसने मारा था? तो बाबर ने मारा था। और कौन से वंश की नींव रखी थी? मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के ये पांचों के पांचों वंश आप लोगों को याद होने चाहिए। सबसे पहले गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश था, उसके बाद तुगलक वंश था, उसके बाद सैयद वंश था, लोदी वंश था। लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी, जिसकी हत्या किसने करी थी, जिसको किसने मारा था? तो बाबर ने मारा था पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार के मुगल वंश की नींव रख दी थी। ठीक है, और 1504 में आगरा की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी है भी हनोई। वियतनाम की राजधानी है हनोई। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे यहाँ पे कुछ आप लोगों को बता देती हूँ। निकोसिया किसकी राजधानी है? भी साइप्रस की। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। इटली की राजधानी है रोम। अब आप लोग बताना बगदाद किसकी राजधानी है। ठीक है, 4 राजधानियां यहाँ पे होगी। वियतनाम की हनोई होगी, साइप्रस की निकोसिया होगी, इटली की रोम होगी। ये कमेंट करके बता देना बगदाद किसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जैसे MS वर्ड है, टैली है, गेम्स हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, विंडो ही नहीं होगी तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो इनकी अच्छी रनिंग के लिए ज़रूरी है, जैसे कि अगर वायरस आ गया तो एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो होते हैं हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रॉपर रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।